देहरादून नगर निगम ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में नगर निगम देहरादून की ओर से आपदा कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है। आपदा से निपटने के लिए टीमों का भी गठन कर दिया गया है। साथ ही हर टीम के लिए एक एक डेडिकेटेड मैकेनिक भी तैनात कर दिए गए हैं। पर्यावरण मित्रों को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस बारे में नगर निगम की तरफ से जानकारी साझा की गई है। में इस वर्ष मानसून के बहुत ही जल्दी आने की उम्मीद है और पिछले 2-4 दिनों से लगातार बरसात भी हो रही है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए जो है आपदा कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। माननीय हमारे जो म्यूनसिपल कमिश्नर मैडम हैं, उनके द्वारा इसका निरीक्षण भी किया गया और उन्हीं के निर्देशों में सभी टीमों का गठन कर जो है तैनाती कर दी गई है। हमारी 3 पारियों में हमारी टीमें गठित हैं, सभी में जो है 10-10, 12-12 लोग हैं और हर टीम के लिए जो है डेडिकेटेड मैकेनिक भी दिया गया है, ताकि अगर मशीन में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसे यथासंभव उसी स्थान पर ठीक कर लिया जाए। साथ ही साथ जेसीबी और जो हमारे वाटर जो लॉगिंग में जो पंप्स यूज होते हैं, जिसमें डीजल पंप बड़े वाले और जो छोटे जो हमारे पेट्रोल चलित पंप्स हैं, वाटर पंप्स, उसको भी जो है रखा गया है। सभी की सर्विसिंग पूरी कर दी गई है और साथ ही साथ सभी की जो है उसका ट्रायल रन भी ले लिया गया है। इसके साथ ही जितने भी कर्मचारी हैं हमारे उसमें लगे हुए साथ में पर्यावरण मित्र, उनको भी पूरी तरीके से जो है ट्रेनिंग दी जा चुकी है किस तरीके से कार्य करना, और साथ ही साथ जो फावड़ा, बेलची, कैंची जितने भी होते हैं वो सब भी जो है उपकरण उनको उपलब्ध करा दिए हैं, किसी भी प्रकार की जो है अव्यवस्था को बाधित न हो। हाँ, कंट्रोल रूम के 3 नंबर जारी किए गए, जिसमें से टोल फ्री नंबर भी है और रेगुलर मोबाइल नंबर भी है, जो कि हर जगह प्रदर्शित करती है। देखिए, गत वर्ष प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मांडूवाला इलाके में हुई भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता रोहित नेगी की हत्या के बाद जहां एक तरफ आरोपी की गिरफ्तारी न हो पाने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में बढ़ती आपराधिक वारदातों को प्रदेश सरकार पर भी सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं। गौरतलब है कि बीती 2 और 3 जून की रात को एक मामूली विवाद के चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता रोहित नेगी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से मुख्य आरोपी युवक अब भी फरार है। इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रोहित नाम से ट्रेंड किया जा रहा है, रोहित के परिजनों को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है, आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अब विकासनगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इस घटना की निंदा करते हुए मोर्चा संभाल लिया है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आरोपी जिस भी पाताल में छिपा हो उसे ढूंढकर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और इस प्रकरण में अन्य किसी के भी शामिल पाए जाने पर उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही एक प्रकार से बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है और जिस नौजवान की मेरा क्षेत्र रहा है तिलवाड़ी, और बहुत सम्मानित परिवार से और बहुत अच्छी समाज के अंदर उस लड़के की प्रतिष्ठा थी, और उसका दोष सिर्फ इतना था कि इस लफंगे टाइप के लोगों के झगड़े को उन्होंने स्थानीय किसी नौजवान लड़के के साथ इनका झगड़ा हुआ जैसा मुझे बताया गया, और केवल उसने उस झगड़े को सुलटाने के लिए इनको कुछ कहा और इन गुंडों ने आकर के उनकी एक नृशंस हत्या कर दी। निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और इस प्रकार से जिस तरीके का एलिमेंट पढ़ाई लिखाई के नाम पर या यहाँ पर पेइंग गेस्ट के नाम पर, यहाँ पे किराएदारी के नाम पर रह रहे हैं, इनके खिलाफ बहुत सख्ती करने की जरूरत है और जमीन हो, जमीन के नीचे हो, इनको निकाल करके लाने की जरूरत है। और बार बार हम इस बात को कहते हैं कि इसीलिए ही ये जो क्रिमिनल एलिमेंट है जो यहाँ पर एक प्रकार से शेल्टर लेने की बात कर रहे हैं, जिसे ये सेफ हेवन समझते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्ती से सत्यापन अभियान चला करके और कार्रवाई होनी चाहिए, होगी भी कार्रवाई। लेकिन इस घटना में भी यदि लेस मात्र भी जो हत्यारा है सो तो है ही, लेकिन हत्यारे के साथ यदि लेस मात्र भी किसी दूसरे की भी संलिप्तता होगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस परिवार के साथ न्याय किया जाएगा। उस पूरे खानदान के अंदर एक अकेला वारिसान था, अकेला चिराग था और बहुत मन कल से बहुत, मुझे रात को इसकी जानकारी, मुझे जानकारी नहीं थी, रात से मन बहुत कोफ्त है
और मैं उनके परिवार में भी जा करके निश्चित रूप से उनके परिवार में जा करके सारी सब घटना के बारे में बहुत डिटेल्स पूछूंगा भी, और निश्चित रूप से मैं पुलिस के उच्चाधिकारियों से भी इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। आरोपी फरार है, उसके बाद हथियार है, और ऐसे में कोई घटना होता है तो उसे पकड़ने के लिए किस तरह की व्यवस्था? नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा ना, जमीन के नीचे हो कहीं पर हो उसको पकड़ना ही होगा। नहीं पकड़ पाए ये बात सुनने को हम राजी नहीं है, ये बात हम सुनने को तैयार नहीं है। हर कीमत पर उस गुंडे को, उस लोफर को, उस बदमाश को, और यदि उसका परिवार भी उसमें किसी तरीके से संलिप्त है या उसके यार दोस्त उसमें कोई संलिप्त है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी सलाखों के पीछे भेजने देंगे। उत्तराखंड में मानसून से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजस्व, बिजली, पीडब्ल्यूडी सहित सभी संबंधित विभागों की तैयारियों की समीक्षा की और बेहतर समन्वय के दिशा निर्देश दिए। एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि तहसील क्षेत्र में 9 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। पहले इस तरह की तैयारी संबंधी बैठकें करते हैं, और जैसा आप सभी जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे सरकारी तौर पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसका पार्ट होती है। जैसे अभी एसडीएम विकास नगर ने बताया भी कि हमारे पास बाकायदा IRS सिस्टम है, उससे सब विभाग जुड़े हुए हैं, और जो रिलीफ इत्यादि का है उसके नियत प्राधिकारी सब तय है। एसडीएम तहसील स्तर पर रिलीफ अधिकारी है, जिले में जिलाधिकारी रिलीफ अधिकारी है, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंटों से संबंधित व्यवस्थाएं होती है जो जलभराव के कारण जिसमें जलभराव के समाधान के लिए आवश्यकता होती है, जहाँ पे भूमि कटाव इत्यादि के बारे में होती है। कोई पेड़ गिरने वाला है जो खतरनाक हो सकते हैं, उसको पेड़ को हटाने की ज़रूरत होती है। कहीं बिजली का पोल इत्यादि कहीं पर कोई सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक होता है, तो इस प्रकार की तमाम सारी चीज़ें, कहीं नाले हैं उसको चौक होते हैं उसको ड्रेजिंग करने की ज़रूरत होती है, क्लॉग्ड होते हैं उसको खोलने की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से, और फिर क्या होता है कि अलग अलग विभागों के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो कई बार उसमें इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से वो टाल दिया जाता है। एक दूसरा विभाग कह देता है वो फलाने विभाग का है। तो आपने देखा होगा कि मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इस बात के ऊपर रहता है कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन एज ए होल एक यूनिट की तरीके से काम करें। अभी जो मानसून की तैयारियां हैं वो पहले 1 जून से जो हमारी 9 बाढ़ चौकियां हैं वो ऑपरेशनल हो गई है। विभिन्न विभागों के लोगों की ड्यूटियां लगाई गई है कंट्रोल रूम में, और उसके साथ साथ जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम है जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण जुड़े हुए हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। किसी भी तरीके की जो सूचना प्राप्त हो रही है तो उस पर प्रयास है कि त्वरित रूप से उसका समाधान। वहीं सितारगंज में क्षेत्रवासियों और खोखा फल ठेला यूनियन के अध्यक्ष नीरू गुप्ता ने मंगलवार को मांस विक्रेताओं की दुकानें बंद रखने की मांग की है। उनका तर्क है कि जब मंगलवार को पूरा बाजार बंद रहता है और अन्य दुकानदार भी अपनी दुकानों को बंद रखते हैं तो मांस की दुकानें भी बंद रहनी चाहिए। इस मामले पर नगरपालिका की ईओ ने कहा कि वो मांस विक्रेताओं की दुकानों की जांच करवाएंगी, जिसमें खासकर उनके रजिस्ट्रेशन पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने खुले में मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाने और जब मंगलवार को पूरा बाजार बंद रहता है तो मांस की दुकानों को भी बंद कराने की बात कही। नगरपालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी जानकारी में पहले ही मंगलवार को मांस की दुकानें बंद रहती हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके द्वारा कार्रवाई कर इन दुकानों को भी बंद कराया जाएगा और बंद के दौरान यदि कोई दुकान खुली पाई गई तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। फिर आवश्यक कार्रवाई करती हूँ इसमें कि किन लोगों ने ये मांस की दुकानें आज ट्यूसडे के दिन बंद मार्केट के दिन खोली हैं। हम लोग जांच कर रहे हैं और वैसे भी हम लोग लाइसेंस की कार्रवाई कर ही रहे हैं। लाइसेंस भी हम लोगों के सभी यहाँ व्यापारियों के बन रहे हैं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मास्क के लिए मास्क की जो दुकानें जो उनके नॉर्म्स होते हैं कि वो कवर्ड रहेंगी, टाइल्स रहेगा, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा है, मंगलवार को शुरू से ही मार्केट बंद रहता था, बीच में कुछ लोग खोल भी लेते थे, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया कि व्यापार मंडल ने एकजुट होकर मंगलवार को पूर्णतः मार्केट बंद करने का आह्वान किया है।
तो सभी व्यापारियों ने जहाँ तक उसे माना भी है और देख रहे हैं कि मंगलवार को पूर्णतः मार्केट बंद रहता है। अगर जैसा आपने बताया है मीट की दुकानें, तो जब सारा मार्केट बंद रहता है तो सारी दुकानें बंद रहनी चाहिए, चाहे वो मीट की हों या किसी भी चीज़ की हों, तो वो दुकानें बंद रहनी चाहिए। और जो आप बता रहे हैं कि लाइसेंस वाली बात, तो पूरे मार्केट में व्यापारियों का हमारा सर्वे चल रहा है, सभी के लाइसेंस बनेंगे और जो भी उनके मीट की दुकानों का मापदंड है उसी हिसाब से वो मीट बेचेंगे, नहीं तो उनको दुकान। वहीं बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रामनगर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। शांति समिति की बैठक में एसडीएम प्रबोध कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि खुले में कुर्बानी न दी जाए और न ही सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो साझा किए जाएं। उन्होंने सफाई, बिजली, पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए। साथ ही कोसी नदी के जलस्तर को देखते हुए घाटों पर भी आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से भाईचारे और शांति के साथ पर्व को मनाने की अपील की है। और साथ ही मेरे द्वारा सभी से अनुरोध ये भी किया गया है कि कुर्बानी जो भी हो अब एक पर्दे में रखें और सही तरीके से रखेंगे। नालियों में किसी भी तरह से खून वगैरह ना बहाएं और इसके अलावा किसी प्रकार का कोई वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कुर्बानी का कोई वीडियो वायरल ना हो सोशल मीडिया पे। और ट्रिपल राइडिंग से सब लोग बचें और वैधानिक कुर्बानी करें, कोई ऐसी कुर्बानी ना करें जिससे लेकर के अशांति का। वहीं मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुड़ियाखी गांव में सुबह को हाईवे के पास एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने शव को देखकर तुरंत मंगलौर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर के शव का पंचनामा भरा और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि अज्ञात शव की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। उन्होंने बताया कि फिलहाल शव की शिनाख्त की जा रही है और जल्द ही यह पता लगा दिया जाएगा कि शव किसका है और किसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आ रहे हैं वो मंगलौर में एक पुल के पास नीचे पड़ी बॉडी थी। सूचना मिली पुलिस को तो बताते कुछ वो विक्षिप्त टाइप का व्यक्ति काफ़ी दिनों से वहाँ आसपास घूम रहा था। अभी फिलहाल आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई है, कोई मौत का कारण या कोई हत्या का इस टाइप का सिम्टम अभी नहीं मिले हैं। बाकी पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें क्लियर होंगी और थाने को बताया है कि वो इसके आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए जो एसओपी होती है उसको फुलफिल करें। अभी उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।